Assalamu alaikum students. Let's start the most easy to pass paper of CA CAF level. The most easy to pass CAF level paper. CAF 6 MFA Managerial and Financial Analysis. जी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि CAF 6 क्या है, थोड़ा सिलेबस को देखेंगे, क्या सिलेबस है उसका, किस एरिया की कितनी वेटेज है, बाकी कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आने वाले हमारे सेमेस्टर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्प्रिंग 2024 का सेमेस्टर, जो भी स्टार्ट होगा सितंबर एंड स्टार्ट ऑफ अक्टूबर, और मार्च में आपका पेपर होगा मार्च 2024 में। जी कैफ 6 MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस पेपर का नाम देखें तो दो पार्ट नज़र आ रहे हैं, एक मैनेजरियल एनालिसिस और एक फाइनेंशियल एनालिसिस। दिस मीन हमारे पेपर के दो पार्ट हैं, मैनेजरियल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इनफैक्ट आपको जब पेपर मिलेगा उसमें भी सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी टोटली फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन जो है उसमें होगा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, और सेक्शन ए में क्या होगा, मैनेजरियल एनालिसिस मीन थ्योरी का पोर्शन होगा और साथ MCQs होंगे, और MCQs पूरी बुक से होंगे, मीन मैनेजरियल फाइनेंशियल के मिक्स होंगे। लेकिन पार्ट ए में जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ मैनेजरियल एनालिसिस के होंगे, और पार्ट बी में जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो फाइनेंशियल एनालिसिस के होंगे। इनफैक्ट आपको एग्जाम पेपर के अंदर भी एग्जामिनर दो आंसर शीट्स देंगे, एक पार्ट ए के लिए जहाँ पे आपने पार्ट ए अटैम्प्ट करना होगा, और एक पार्ट बी के लिए जहाँ पे आपने पार्ट बी अटैम्प्ट करना होगा। जी कैफ 6 की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो सिलेबस में टोटल जो है वो कोई 16 चैप्टर्स हैं। हमारे सिलेबस में 16 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 16। इसमें ये जो पहले 9 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 9, ये है हमारा मैनेजरियल एनालिसिस का पार्ट। चैप्टर 1 to 9 जो है ये है हमारा मैनेजरियल एनालिसिस का पार्ट। और ये जो हमारे पास आगे चैप्टर 10 to 16 है, चैप्टर 10 to 16 ये है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट। मीन टोटल 16 चैप्टर में से पहले 9 चैप्टर मैनेजरियल एनालिसिस है, चैप्टर 1 to 9 थ्योरी बेस्ड मेनली, और चैप्टर 10 से 16 तक जो हमारे पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं ये हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है। मैनेजरियल एनालिसिस में देखा जाए तो ये जो पहले 6 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 to 6, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। पहले 6 चैप्टर जो हैं, चैप्टर 1 to 6, ये आपस में इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड का मतलब क्या है कि एक ही टॉपिक है चैप्टर 6 के अंदर, पेस्टल एक मॉडल है, और ये चैप्टर 1 to 5 उसी की सारी डिटेल है। मीन चैप्टर 1 to 6 एक ही टॉपिक है। हाँ, आगे बच के चैप्टर 7, 8, 9, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैनेजरियल एनालिसिस का जो मेजर पोर्शन है वो चैप्टर 7, 8, 9 से टेस्ट होता है। मीन यहाँ से एग्जामिनर मस्ट क्वेश्चन बनाते हैं चैप्टर 7, 8, 9 से। हाँ, यहाँ से अल्टरनेटिवली टेस्ट होता है, एक आध क्वेश्चन छोटा सा इन 6 चैप्टर से टेस्ट होता है, बाकी मेनली क्वेश्चन कहाँ से टेस्ट होते हैं, चैप्टर 7, 8, 9 से। मीन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस में आए, चैप्टर 10 to चैप्टर 16, उसमें ये जो चैप्टर 10 है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और चैप्टर 12 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क, ये टोटली थ्योरी बेस्ड चैप्टर हैं। मीन टोटली थ्योरी है। हाँ, पीछे जो न्यूमेरिक चैप्टर है हमारे पास वो क्या है, एक चैप्टर 11, एक चैप्टर 13, 14, 15, 16, मीन 3, 4 और 5 चैप्टर हमारे पास पूरी बुक में आउट ऑफ 16 5 चैप्टर न्यूमेरिक हैं, और बाकी 11 चैप्टर जो हैं वो थ्योरी हैं। और ये जो 5 न्यूमेरिक चैप्टर्स हैं, चूंकि 5 हैं, हर चैप्टर में से एग्जामिनर क्वेश्चन मस्ट टेस्ट करते हैं, और ये 5 चैप्टर अच्छी तरह से कर लें, इनका एक एक क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। एक एक क्वेश्चन पेपर में आना है, कहीं से 8 नंबर का आना है, कहीं से 17 नंबर का आना है, कहीं से 18 नंबर का आना है, कहीं से 16 नंबर का आना है। मीन 60 को नंबर का ये न्यूमेरिक पेपर आना ही आना है।
तो ये 60 अगर आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिए, क्योंकि आप पीछे अकाउंटिंग्स पढ़ के आ रहे हो, FR1 FR2 कॉस्ट, तो न्यूमेरिक आपको डील करना आता है, तो ये न्यूमेरिक अगर अच्छी तरह कर लिए तो यहाँ 60 में से 40 को नंबर इजीली लिए जा सकते हैं। हाँ, बाकी 10 नंबर आप बाकी जो थ्योरी का पोर्शन है वहाँ से ले लोगे तो पेपर पास करना बहुत ईजी है, इसलिए मोस्ट ईजी टू पास पेपर है। क्यों? न्यूमेरिक प्लस थ्योरी मिक्सचर है। हाँ, कुछ लोग थ्योरी में अच्छे होते हैं, वो थ्योरी वाला अच्छा अटैम्प्ट कर लेंगे, कुछ लोग न्यूमेरिक में अच्छे हो, न्यूमेरिक में अच्छे नंबर पूरे पूरे ले लेंगे, तो पेपर पास करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स हैं जो हमने प्रिपेयर करने हैं। जी अगर हम जाएं, एग्जामिनर का हमारे साथ एक प्रॉमिस है, एग्जामिनर का हमारे साथ एक प्रॉमिस है कि भाई ये जो 2 पोर्शन है हमारे पास, बेसिकली फाइनेंशियल एनालिसिस को आगे 2 पार्ट्स में एग्जामिनर ने डिवाइड कर दिया। मैनेजरियल एनालिसिस की बात करें, चैप्टर 1 to 9 एग्जामिनर का प्रॉमिस है भाई यहाँ से 30 to 40 मार्क्स का पेपर टेस्ट होगा। हाँ, इसकी वेटेज पहले थोड़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब 30 to 40 मार्क्स का पेपर टेस्ट होगा। तो बड़ी खूबसूरती के साथ एग्जामिनर ने अभी प्रीवियस जो अटैम्प्ट थी ऑटम 2023 की 40 मार्क्स का पूरा पेपर यहाँ से टेस्ट किया। हाँ, पहले इसकी वेटेज 45 मार्क्स तक होती थी, तो तब 42 43 टेस्ट होता था, लेकिन अब 30 to 40 मार्क्स है, तभी प्रीवियस अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने 40 मार्क्स का पेपर यहाँ से टेस्ट किया। उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस का हमारे पास जो एरिया है उसको एग्जामिनर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को नाम दे दिया फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पे हमारे पास 4 चैप्टर हैं, चैप्टर 10, 11, 12, 13, जिसमें 10 और 12 जो है ये क्या है, थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। मीन 2 न्यूमेरिक चैप्टर हैं, एक चैप्टर 11 और एक चैप्टर 13। और यहाँ से एग्जामिनर ने कहा जी कि मैं 30 to 40 मार्क्स का पेपर टेस्ट करूँगा, और अभी प्रीवियस अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने खूबसूरती के साथ 30 मार्क्स का पेपर पूरा यहाँ से टेस्ट किया, क्योंकि न्यूमेरिक एरिया यहाँ पे 2 है, एक चैप्टर 11 और एक चैप्टर 13 है। और एक और एरिया उसने बना दिया बजटिंग एंड प्रोजेक्शन, जिसके अंदर लास्ट 3 चैप्टर रख दिए 14, 15, 16, जिसमें चैप्टर 14 बजटिंग का है, चैप्टर 15 वर्किंग कैपिटल का है, और चैप्टर 16 जो है ये है हमारे पास प्रोजेक्ट अप्रेजल NPV IRR का। और यहाँ से एग्जामिनर का प्रॉमिस है भाई मैं 25 to 35 मार्क्स का पेपर टेस्ट करूंगा। और अभी प्रीवियस ऑटम 23 में एग्जामिनर ने यहाँ से 30 मार्क्स का पेपर टेस्ट किया, और 30 मार्क्स में उसने क्या किया है, चैप्टर 14 और 16 टेस्ट किया है, 15 को मिस कर दिया। ऑब्वियसली 15 को टेस्ट करेगा तो फिर उसे मार्क्स को 35 तक लेके जाना पड़ेगा। क्यों? ये जो 2 चैप्टर हैं 14, 16, यहाँ से छोटा क्वेश्चन बनना थोड़ा सा मुश्किल काम है। अगर एग्जामिनर ने एक अच्छा कंप्रीहेंसिव तगड़ा क्वेश्चन टेस्ट करना है तो वो फिर कम से कम 15 नंबर का होगा। सो ये 3 एरियाज हैं हमारे सिलेबस के, चैप्टर 1 to 9 मैनेजरियल एनालिसिस 30 to 40 मार्क्स, जिसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया, एक एक्सटर्नल एनालिसिस प्लस इंटरनल एनालिसिस मीन चैप्टर 1 to 8 आ गया, और साथ एथिकल डिसीजन मेकिंग जो चैप्टर 9 है, एक अकेला चैप्टर। और फाइनेंशियल एनालिसिस में हमारे पास क्या आ गया, चैप्टर 10, 11, 12, 13, और बजटिंग एंड प्रोजेक्शन में हमारे पास 3 चैप्टर आ गए, लास्ट 3 14, 15 एंड 16। मीन ये हमारी सिलेबस की ग्रिड बन गई। आउट ऑफ 16 चैप्टर, पहले 9 चैप्टर मैनेजरियल एनालिसिस 30 to 40 मार्क्स, 35 to 40 मार्क्स टेस्ट होंगे ही होंगे यहाँ से। और फिर फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर 10 to 13 30 to 40 मार्क्स, और फिर बजटिंग एंड प्रोजेक्शन 3 चैप्टर हैं 25 to 35 मार्क्स। क्या कह रहे हैं जी? अगर हम थोड़ा सा देखें कि हमारे ICAP के जो पास रिजल्ट्स हैं इस पेपर में वो क्या है। इस पेपर की अगर हम बात करें तो आज से 2 साल पहले ये पेपर नहीं होता था, मीन स्प्रिंग 22 इसकी पहली अटैम्प्ट थी, उससे पहले ये पेपर नहीं होता था। मीन अब तक इसकी 4 अटैम्प्ट गुजरी हैं, 2 22 की स्प्रिंग ऑटम और 2 23 की स्प्रिंग ऑटम। पहली जो अटैम्प्ट थी इसकी स्प्रिंग 22 की, उसमें इसका जो पासिंग रेशो था स्टूडेंट्स का वो था 37%। एक नया पेपर आया था, इनफैक्ट ICAP की तरफ से बुक भी थोड़ी लेट आई थी, स्टूडेंट्स को नहीं पता था कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कोई पास पेपर अभी तक गुजरा नहीं था, तो स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रगल किए, 37% रिजल्ट था। दो बहुत कम स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था, जस्ट 1248 स्टूडेंट ने पेपर दिया था जी। उसके बाद ऑटम 22 में देखें तो स्टूडेंट डबल हो गए पेपर देने वाले, और रिजल्ट जो है वो 46% हो गया। अच्छा इंप्रूवमेंट आया, स्टूडेंट्स को पता चल गया
कि कैसे ये पेपर पास करना है इजीली, किन किन एरिया पे फोकस करना है, अच्छा तगड़ी प्रैक्टिस करनी है, क्यों उनका क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद स्प्रिंग 23 में देखें तो रिजल्ट थोड़ा और इम्प्रूव होके हो गया 50%, मीन और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आई। हाँ, अभी ऑटम 23 का पेपर चूंकि अभी हुआ है, उसका रिजल्ट आना रहता है, तो रिजल्ट आप देख लोगे कितने % आया। ठीक हो गया। ये तो थे आई कैप के रिजल्ट। हमारी क्लास का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, अबव 80% हमारी क्लास का रिजल्ट है, कि उसमें हम कुछ टेक्निक अडॉप्ट करते हैं, कैसे पेपर को इजीली पास किया जा सकता है। उसमें कुछ टेस्टिंग है, कुछ रिवीजन है, मॉक्स हैं, होमवर्क है, तो उसके अकॉर्डिंगली पेपर पास करना थोड़ा ईजी हो जाता है जी। ये तो बात हो गई MFA का सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर्स हैं और किस किस चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज है जी। अब बात करते हैं कि MFA है क्यों, MFA क्यों है, वजह क्या है MFA की। आपने बचपन में कहीं पे पढ़ा होगा कि एक बिजनेस के 3 लेवल होते हैं। एक होता है स्ट्रेटजिक लेवल, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, स्ट्रेटजिक लेवल, टेक्टिकल लेवल और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। क्या कहला पढ़ा PRC में, PRC 5 में क्या कहला। स्ट्रेटजिक लेवल पे क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, और यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है, कंपनी की टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, बिजनेस की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं, मीन बिजनेस की फ्यूचर डायरेक्शन जो है वो सेट करते हैं। ऐसी बात थी, क्या ख्याल है। टेक्निकल लेवल पे क्या होती है, मिडल मैनेजमेंट। मिडल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे ईयरली प्लान जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं, लाइक आप कहो कि ईयरली बजट प्रिपेयर किए जाते हैं। ऑपरेशन लेवल पे क्या होती है, लोअर मैनेजमेंट, और यहाँ पे क्या होती है, डे टू डे प्लानिंग जो है वो होती है, या डेली के जो काम हैं वो करके सिस्टम में एंटर किए जाते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो CAF 6 की बात करें, ये किस लेवल का पेपर है, तो ये लेवल है स्ट्रेटजिक लेवल का पेपर। मीन टॉप मैनेजमेंट की स्किल्स आपके अंदर क्या करनी है, डेवलप करनी है। मीन इस पेपर को अगर हम निकाल दें तो पीछे हमारे पास CAF लेवल पे बचता क्या है, सारी की सारी अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग या टैक्स। जो काम है कहाँ का, ये 2 लेवल का, अकाउंटिंग, टैक्स। मीन ये पेपर को निकाल दें तो आपके अंदर वो मैनेजमेंट लेवल की स्किल्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो रही। तो ये पेपर लाने का मकसद क्या है कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप टॉप मैनेजमेंट की तरफ मूव कर सको, MBAs को compete कर सको। मीन आपके अंदर कुछ स्किल्स आएंगी, मैनेजरियल एनालिसिस में मैनेजमेंट लेवल की स्किल्स आएंगी कि कैसे आपने बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स को, कैसे बिजनेस के अंदर के फैक्टर्स को देखते हुए फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज प्लान करनी है। फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको सिखाया जाएगा कि आप टॉप लेवल पे बैठे हो तो कैलकुलेशन तो नीचे से लोअर लेवल से लोग आपको करके देंगे, उनके ऊपर आपने एनालिसिस कैसे करनी है, उनके ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है। तो वो चीज़ें सिखाने के लिए बेसिकली इस पेपर को CA में इंक्लूड किया गया है। क्या ख्याल है, ताकि मैनेजमेंट लेवल की स्किल्स आ जाए। मीन पेपर का एक लेवल है, तो उस लेवल पे एग्जामिनर आपसे नॉलेज भी रिक्वायर कर रहा है। इस पेपर की अगर हम बेस देखें तो PRC 5 जो है वो एक पेपर है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। मीन इसका नॉलेज वहाँ से स्टार्ट हुआ इस पेपर का, और PRC 5 से वो नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पे, CAF 6 के अंदर। मीन इसकी बेस PRC 5 है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, और वही नॉलेज आगे चलते चलते कहाँ पे आ रहा है, आगे CAF 6 में आ रहा है। और CAF 6 में भी ये नॉलेज रुक नहीं रहा, CAF 6 से जो है वो यही नॉलेज आगे जाएगा CFAP 3 में। मीन्स ये फाइनल लेवल CFAP 3 में ये नॉलेज जाएगा, स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, SPM पेपर का नाम है। ये क्या है, CAF 6 MFA। और कुछ जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन है वो CFAP 4 में जाएगा, और CFAP 4 क्या है, BFD बिजनेस फाइनेंसिंग डिसीजन। मीन इसका जो मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन है वो CFAP 3 के साथ इंक्लूडेड है,
और जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन है वो CFAP 4 BFD के साथ इंक्लूडेड है। मीन आज से 2 साल पहले क्या होता था कि CFAP लेवल पे जितने भी पेपर हैं ना, उन सब की बेसिक पेपर नीचे कैफ लेवल पे हैं। अकाउंटिंग कैफ लेवल पे है, लॉ कैफ लेवल पे है, टैक्स कैफ लेवल पे है, मैनेजमेंट कैफ लेवल पे था। ये जो BFD है, बिजनेस फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंशियल एनालिसिस, ये BFD में कुछ चीज़ें थी और उनका बेसिक लेवल पे कोई पेपर था ही नहीं। तो स्टूडेंट वहाँ पे जाके थोड़े परेशान हो जाते थे, क्यों बिल्कुल ही नई सिरे से चीज़ें पढ़ना पड़ती थी। अब CFAP पे जितने भी पेपर हैं ना, कैफ 6 को इंक्लूड करने से हर पेपर का तकरीबन आधा आप कैफ पे पढ़ के जाते हो। तो जो BFD पेपर है उसकी बेसिक कुछ चीज़ें नीचे कैफ लेवल पे लाने के लिए क्या किया गया, ये एक पेपर डिज़ाइन किया गया MFA, ताकि इसके अंदर कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस की BFD की बेसिक चीज़ें डाल के स्टूडेंट्स को BFD में जाने से पहले प्रिपेयर किया जा सके। सो PRC 5 से नॉलेज स्टार्ट हुआ, वो आगे ट्रांसफ़र हुआ कैफ 6 में। कैफ 6 का जो मैनेजरियल एनालिसिस है वो आगे एडवांस फॉर्म में जाएगा CFAP 3 में, और जो फाइनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन है वो आगे एडवांस फॉर्म में जाएगा CFAP 4 में। मीन कैफ 6 पढ़ने से ये दोनों पेपर का हाफ आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बाकी हाफ वहाँ पे जाके कुछ नया पढ़ना है, और वही चीज़ें जो नीचे पढ़ी हैं वो एडवांस लेवल पे वहाँ पे जाके टच होंगी। और फिर ये नॉलेज यहाँ पे भी रुकेगा नहीं, ये नॉलेज फिर आगे जो है वो सम अप होगा CFAP के बाद CA फाइनल लेवल का CA का जो आखिरी पेपर है MSA2, उसके साथ जाके लिंक होगा। मीन MSA2 क्या है, CFAP 3 और CFAP 4 इन दोनों का कम्बिनेशन है, जहाँ पे एक बड़ी कोई 50 नंबर की केस स्टडी जो है वो टेस्ट होती है, जिसका आपने आंसर देना होता है। खैर वो आगे उस स्टेज तक हम इंशाल्लाह जाएंगे, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे मीन पेपर क्यों बनाया गया। बेसिकली ये कैफ 6 आने से पहले ना, इसकी जगह पे एक पेपर होता था BMBS, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियरल स्टडीज़, और वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल एनालिसिस का पोर्शन उसके अंदर था। मीन मैनेजरियल एनालिसिस वाला नॉलेज था उसके अंदर। अब चूंकि वो फाइनेंशियल एनालिसिस का कोई नॉलेज नीचे नहीं था, तो वो एक पेपर नया बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, ये BMBS को ख़त्म किया, उसका सिलेबस और कुछ फाइनेंशियल एनालिसिस का सिलेबस मिला दिया कहाँ पे, कैफ 6 में। एक पेपर आप पढ़ते हो कैफ 3 कॉस्ट, क्या कह रहा है, ये कॉस्ट जो है पुराना 2 साल पहले ये कैफ 8 होता था, एक बड़ा पेपर होता था। इस कैफ 8 में से कुछ 3 चैप्टर बजटिंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल ये निकाल दिए गए, वो निकाल के कैफ 6 में इंक्लूड कर दिए गए, और कैफ 3 को क्या कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया। मीन ये कैफ 8 से कहाँ पे चला गया, कैफ 3 लेवल पे चला गया। मीन इसके अंदर कुछ पोर्शन वो पुराने पेपर BMBS से आया है, कोई 2-3 चैप्टर कॉस्ट में पहले होते थे वो इंक्लूड किए गए हैं, और कुछ नए चैप्टर्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपरली ये 2 फाइनल लेवल के जो पेपर हैं इनके लिए प्रिपेयर हो सकें, और ये जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो फिर आगे MSA2 भी दे सकें। सो ये तो हमने बात कर लीजिए कि कैफ 6 है क्या, कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर की, किस एरिया की कितनी वेटेज है, और थोड़ी सी हमने बात कर ली कि कैफ 6 जो पेपर है ये बना कैसे है, नॉलेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों ये पेपर बनाया गया, और वो नॉलेज आगे कहाँ पे कैसे फ्लो करेगा। जी ये जो हमारे सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, ये स्टार्ट होने जा रहा है स्प्रिंग 24 के लिए। मीन मार्च 2024 में आपने पेपर देना है, और ये सेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड ऑफ सितंबर 23 में, या आप कह लो कि अक्टूबर 23 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक हो गया। सो दिस मीन हमारे पास जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आपने देना है पेपर। मीन अक्टूबर 23 से ये सेशन स्टार्ट हुआ हमारा, और हमारी कोशिश है कि हमने क्या करना है, जनवरी एंड तक सिलेबस वाइंड अप करना है विद 100% प्रैक्टिस, 100% नॉलेज, इवन विद 1 to 2 रिवीजन्स। टारगेट है हमारा कि हम जनवरी एंड तक सिलेबस जो है वो वाइंड अप करेंगे। कितने लेक्चर में वाइंड अप करेंगे, अबाउट 100 लेक्चर्स में हम जो है वो अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 1-2 लेक्चर ऊपर नीचे हो सकते हैं, अबाउट 100 लेक्चर्स में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। सर पेपर तो मार्च में, फरवरी में क्या करेंगे, फरवरी में रिवीजन करेंगे।
कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। फरवरी में सिर्फ रिवीजन होगी। कैसे रिवीजन होगी? कुछ मैं आपको डिज़ाइन किया हुआ एक टाइम टेबल दूंगा। फरवरी के पहले 10 दिन सिर्फ आप मेरे साथ रिवीजन करोगे। आपको एक टाइम टेबल दूंगा, डेली एक चैप्टर, बड़ा छोटे चैप्टर हैं तो 2 मीन 10 हम टेस्ट देंगे फरवरी के पहले 10 दिन। मीन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे और फरवरी के मिड में या एंड पे एक मॉक देंगे और उसके बाद हम पेपर देने जाएंगे मार्च में। तो पेपर फेल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से आप मेरे साथ चल पड़े तो। क्या ख्याल है? रिवीजन पेपर पास करने के लिए एक नहीं, हम 2-3 रिवीजन करेंगे। 2 रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। कैसे सर? एवरी वीक हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा। मीन यहाँ पे लेक्चर्स के साथ साथ क्या होगा, एवरी वीक हमारा टेस्ट होगा जिसका टाइम टेबल आपको दे दिया जाएगा। एक ही दिन मखसूस कर दिया जाएगा, वीक का उस दिन टेस्ट हुआ करेगा। उसका सिलेबस हम 2 दिन पहले डिसाइड कर लिया करेंगे और वो टेस्ट साथ साथ चलते रहेंगे एवरी वीक। इससे क्या होगा, हमारी प्रिपरेशन अच्छी चलती जाएगी। बीच में क्या होगा, हर मंथ एक बड़ा टेस्ट हुआ करेगा जिसे हम असेसमेंट टेस्ट या टर्म टेस्ट का नाम दिया करेंगे। उसमें क्या किया करेंगे, पीछे जो हमने 2-3 चैप्टर कवर किए होंगे वो 3-4 मिला लिया करेंगे। उससे क्या होगा, वो पिछला रिवाइज भी हो जाएगा और जो साथ साथ चल रहा है हमारा वो भी प्रिपेयर होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम सिलेबस को लेके चलेंगे 100 लेक्चर्स में। एवरी वीक टेस्ट होगा। जनवरी एंड तक मेरा टारगेट है। इनफैक्ट पास में एक्सपीरियंस भी है कि मंथ बिफोर एग्ज़ाम हमारा सिलेबस वाइंड अप हो जाता है। मंथ बिफोर एग्ज़ाम हम सिर्फ रिवीजन कर रहे होते हैं, कुछ नया नहीं पढ़ रहे होते। और वो रिवीजन का भी प्रॉपर आपको प्लान दूंगा। 10 दिन मेरे साथ आप रिवीजन करोगे ताकि बाकी 20 दिन जो हैं वो आप अदर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनको प्रिपेयर करके वो भी पास कर सको। मीन सिर्फ इसी पेपर को नहीं पढ़ना, बाकी साथ और भी 2 पेपर हैं वो भी पास करने हैं, तो उसका भी पूरा आपको चांस दिया जाएगा जी। मार्च में हम पेपर देंगे, इंशाल्लाह पास हो जाएगा जी। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, सिलेबस की आउटलाइन हो गई। बुक कौन सी फॉलो करनी है, तो मेरी अपनी जो है वो एक बुक बनी हुई है MFA की, वो आपने फॉलो करनी है। उसके अंदर सारी की सारी ICAP की बुक इंक्लूडेड है। उसके अंदर सारे के सारे पास पेपर अभी तक जो 4 गुजर चुके हैं वो इंक्लूडेड हैं। ICAP के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंक्लूडेड हैं। इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए ACCA ICW यहाँ से भी इंक्लूड किए हुए हैं, CPA से इंक्लूड किए हुए हैं। क्यों? एग्जामिनर उस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में टारगेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसी एक बुक से कवर करेंगे। उसके अलावा आपको और कोई स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए होगा। अगर चाहिए होगा तो मैं खुद से प्रोवाइड करूँगा, खुद से कोई और स्टडी मटेरियल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ उस बुक के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है? वो बुक कहाँ से मिलेगी? वहीद बुक डिपो से मिल जाएगी या आपके सिटी में जो भी बुक डिपो है वहाँ से मिल जाएगी। हाँ, पहले 3-4 चैप्टर जो है मैं पोर्टल पे सॉफ्ट फॉर्म में अपलोड कर दूँगा ताकि कोई इशू ना आए, हमारा सिलेबस जो है वो स्मूथली चलता रहे। तो अपनी बुक से हम कवर करेंगे जी। पास रिजल्ट्स हमने देख लिए पेपर के 37, 46, 50%। अभी प्रीवियस अटैम्प्ट ऑटम 23 का रिज़ल्ट आना है, उम्मीद है अच्छा ही होगा। हमारी क्लास का रिज़ल्ट ऑलवेज़ अबव 80% है। 20% स्टूडेंट नहीं मेरे साथ चलते तो फेल हो जाते हैं। ठीक है? मेरे साथ चलने के लिए आपको क्या करना है, डेली का लेक्चर डेली बेसिस पे कवर करना है। 4 माह टेस्ट साथ साथ देने हैं, इसी लेक्चर कवर हो रहा है, टेस्ट ऑटोमेटिकली दिए जाएंगे। पेपर आपका यहीं जनवरी एंड तक ही प्रिपेयर हो जाएगा। फरवरी में आप परेशान हो गए कि हम पढ़ें क्या, सब कुछ आता है, लेकिन ये टेस्ट और मॉक आपने देना है और मार्च में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, पेपर पास हो जाएगा जी। अब कुछ बातें करते हैं कि इस पेपर में स्टूडेंट फेल क्यों होता है, स्टूडेंट के फेल होने की रीज़न क्या है। स्टूडेंट के फेल होने की रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न क्या है जी, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट। ये पेपर रटा नहीं है, ये पेपर टोटली कॉन्सेप्चुअल है। स्पेशली हमारे पास जो 5 चैप्टर न्यूमेरिक एरिया हैं वो तो है ही कॉन्सेप्ट ना, वहाँ पे रटा आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो नॉलेज की बेस पर आगे डिफरेंट चल रहा होगा। थ्योरी का जो पोर्शन है वहाँ से भी एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, रट्टा नहीं टेस्ट कर रहे। केस स्टडीज़ आपको बना के देते हैं, उसके ऊपर आपको मॉडल का नॉलेज अप्लाई करते हुए आंसर देना होता है। तो कॉन्सेप्ट हम क्लास में कवर करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट
कब कवर करना है, उस पर कितने दिन लगाने हैं, ये मुझे आपसे ज़्यादा अच्छी तरह से पता है। क्यों, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि मैंने एक दिन उसकी जो है वो पहले बेसिक लेवल की बातें करनी है, अगले दिन उसको थोड़ा और मैंने लेवल जाना है, अगले दिन और लेवल पे लेके जाना है, चौथे दिन हो सकता है मैंने उसकी हाई लेवल की बातें करनी है। क्यों, मुझे पता है कि अगर मैंने पहले दिन ही उसकी बेसिक और हाई लेवल दोनों बातें कर दी तो आप एब्जॉर्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए किस कॉन्सेप्ट पे कितना टाइम लगाना है वो मुझे पता है। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अगर वो कॉन्सेप्ट एक ही दिन में बिल्टअप हो सकता है तो मैं एक ही दिन में करवाऊंगा, अगर वो 4 दिन में बिल्टअप होना है तो मैं 4 दिन पे उसको लेके जा रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ आपने कोशिश करनी है कि मेरे साथ डेली बेसिस पे लेक्चर कवर करना है। अगर आप ये कहो कि एक दिन लेक्चर मिस हो गया, अगले दिन मैं 2 लेक्चर कवर कर लूँगा, तो कॉन्सेप्ट उतना अच्छा बिल्टअप नहीं होगा। क्यों, मुझे आपके लेवल का भी पता है ना, आपके लेवल पे चीज़ें कैसे बिल्टअप करनी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा इस चीज़ में। प्लीज़ 100 लेक्चर्स हैं हमारे, और हमारा लेक्चर जो है वो 1 घंटा 10-15 मिनट हुआ करेगा। कुछ लेक्चर हो सकता है 1 घंटे से भी कम होंगे। जी, ये पेपर इसी अटेम्प्ट में पास करने के लिए आपको क्या करना है, आपको 300 घंटे ये पेपर जो है वो पढ़ना है। कैसे? 100 घंटे जो हैं वो आपके कवर होंगे क्लास में मेरे साथ। 100 लेक्चर है, रफली 1 घंटे का लेक्चर होगा। बाकी आपको क्या करना है, 200 घंटे खुद से पढ़ना है। कैसे सर? डेली 2 घंटे घर पे टाइम देके, जो हम क्लास में काम करेंगे ओबियसली फाइनेंशियल एनालिसिस में जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आपको घर पे खुद से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कुछ होमवर्क मैं दूंगा वो आपको घर पे करना पड़ेगा। थ्योरी के क्वेश्चन क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बड़े इजी लगेंगे, क्या बात है हलवा हो गया, नहीं, आपको घर जाके उन्हें अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अटेम्प्ट करके मुझे अगले दिन ला के दिखाना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूं आप एग्ज़ाम लेवल का लिख रहे हो या नहीं लिख रहे। क्या कहला? तो 1 घंटा 1.25 घंटा हमारी क्लास चलेगी, इसके अलावा आपको 1.5-पौने 2 घंटे घर पे डेली बेसिस पे पढ़ना है। मीन 300 घंटे आपको ये पेपर इस सेमेस्टर में पढ़ना है। वो 300 घंटे इस सेमेस्टर में दे लोगे तो पेपर इस सेमेस्टर में इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। अगर 300 घंटे इस सेमेस्टर में पूरे नहीं हुए तो बाकी भी घंटे नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरा करके पास करना पड़ेगा। डिसीजन इज़ योर, आपने देखना है कि इस सेमेस्टर में पास करना है या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर पे लेके जाना है। लेकिन बिलीव मी, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 घंटे दोगे इस सेमेस्टर में तो पेपर पास हो जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से तब ये पेपर पढ़ लेना जब 300 घंटे आप एक सेमेस्टर में 6 माह में दे सको। क्या ख्याल है? हाँ, अब इसके लिए क्या चाहिए, रेगुलरिटी आपको चाहिए। डेली बेसिस पे एक लेक्चर भी कवर करना है और 2 घंटे उसको पढ़ना भी है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए रेगुलरिटी बहुत बड़ा मसला है। क्यों? दिमाग के अंदर एक तसल्ली होती है, मुतमिन डैश होते हैं ये कि आज अगर लेक्चर कवर नहीं हुआ तो लेक्चर तो पढ़ा है, कल 2 कर लेंगे। और भाई कल 2 लेक्चर तो कवर कर लोगे, क्या वो 2 लेक्चर का काम 4 घंटे दे लोगे? 7 और भी तो सब्जेक्ट हैं, नहीं दिया जाएगा। और यूँ अगर लेक्चर पेंडिंग होना शुरू हो गए बस फिर बात बिगड़ जाएगी, फिर ये 300 घंटे पूरे नहीं होंगे। लेक्चर वाले 100 घंटे आप पूरे कर लोगे, बाकी नहीं पूरे होंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट बिल्टअप होने में टाइम लगता है। तो प्लीज़ रेगुलरिटी, डेली का काम डेली साथ साथ लेके चलना है। फेल होने की रीज़न क्या है? सिलेबस पूरा कवर ना करना। ऑब्वियसली जब लेक्चर पेंडिंग होते हैं तो एंड पे स्टूडेंट क्या करता है, सिलेक्टिव स्टडी पे जाता है। क्यों? कुछ आपके सीनियर आपको हॉस्टल्स में मिल जाते हैं जो आपको मशवरा देते हैं, और ये चैप्टर कर ले, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये छोड़ दे। और जो छोड़े हैं वहाँ से सपोज अगर 15 नंबर का भी पेपर आ गया तो कितना अटैम्प्ट किया आपने? 85 का। और 85 अटैम्प्ट करके 50 लेना मुश्किल हो जाता है। सिलेबस पूरा कवर करना है, सिलेबस पूरा कवर करना है। क्यों? समटाइम आपको एक MCQ आउट ऑफ सिलेबस लग रहा होता है, क्यों? आपका सिलेबस कवर नहीं है, उसी से ही आपका कॉन्फिडेंस जो है पेपर के अंदर लूज़ हो जाता है और ये चीज़ आपका पेपर फेल करने में रोल प्ले कर जाता है। सिलेबस पूरा कवर करना है, हर एरिया आपको आना चाहिए। हाँ, कुछ एरिया अच्छे होंगे, कुछ एरिया उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन हर एरिया का नॉलेज होना ज़रूरी है। 100% सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। प्लीज़ अपने सीनियर से मशवरे नहीं लेने।
सीनियर मशवरे दे रहे होते हैं, ये चैप्टर कर ले, यहाँ से पेपर आता है, क्यों, मेरा कोई 4 अटैम्प्ट का एक्सपीरियंस है। और भाई उसका 4 अटैम्प्ट का एक्सपीरियंस है तो अच्छा स्टूडेंट नहीं, वो क्या है, गंदा स्टूडेंट। वहाँ से आपको अच्छा मशवरा नहीं मिल सकता, वहाँ से गंदा मशवरा मिलेगा। वो इतना सियाना होता तो अपने पेपर ना पास किए होते। इसलिए प्लीज़ सिलेबस पूरा कवर करना है हमने। लैक ऑफ प्रैक्टिस स्टूडेंट्स की एक रीज़न है, लैक ऑफ प्रैक्टिस स्पेशली थ्योरी के पोर्शन मैनेजरियल एनालिसिस में क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते, अटेम्प्ट करते ही नहीं, पेपर में जाके लाइनें बन ही नहीं रही होती, पता ही नहीं चलता ये मैंने फैक्टर कैसे एक्सप्लेन करना है। तो प्लीज़ जो भी क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे उसको घर जाके आपने एक दफ़ा और अटेम्प्ट करना है, ना सिर्फ न्यूमेरिक, थ्योरी के क्वेश्चन भी। स्टूडेंट की रीज़न है नो रिटर्न वर्क नहीं करते, स्पेशली थ्योरी के एरिया में चीज़ें बस याद करनी, उसको लिखा नहीं। भाई जब तक लिखोगे नहीं वो दिमाग के अंदर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होंगी नहीं। इनफैक्ट ये लिखना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थ्योरी को कैसे याद करना है, पढ़ पढ़ के नहीं, लिख लिख के। लाइक एक पेज पे सपोज 3 हेड्स हैं, हर हेड के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट्स हैं। एक हेड को लर्न करो 4 पॉइंट, उसके बाद उसे अपना एक रजिस्टर बनाओ, उसके ऊपर लिख दो। नेक्स्ट हेड को लर्न करो, रजिस्टर पे लिख दो। नेक्स्ट हेड को लर्न करो, रजिस्टर पे लिख दो। घंटे बाद पता चलेगा जो मैंने लर्न किया था भूल गया है। तो क्या करना है, अपना ये जो लिखा हुआ रजिस्टर है ना, सिर्फ यूँ सामने लाना है, एक लाइन पढ़ोगे, बाकी लाइनें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएंगी। अगले दिन फिर पता चला भूल गया तो बुक नहीं खोलनी, यही अपना लिखा हुआ रजिस्टर खोलना है। यूँ देखते ही दिमाग में लाइनें आ जाएंगी और यूँ 2-3 दफ़ा ये रजिस्टर थ्रू आउट सेमेस्टर खोल लोगे तो चीज़ें दिमाग में पक्की रहेंगी, पेपर तक भूलेंगे नहीं। तो हमने चीज़ें पढ़ पढ़ के नहीं, लिख लिख के लर्न करनी है। प्लीज़ रिटर्न वर्क करना, एक रजिस्टर बना लेना है MFA का सेपरेट। मसला क्या है, लैक ऑफ रिवीजन। स्टूडेंट बगैर रिवीजन के पेपर देने जाता है। कब, जब लेक्चर ही कंप्लीट नहीं है तो आखिरी महीने में 30-35 लेक्चर तक कवर कर लेता है, लेकिन रिवीजन नहीं होती। रिवीजन नहीं होती तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप ही नहीं होता। रिवीजन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। इनफैक्ट कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो पहली दफ़ा पढ़ने से उतने अच्छे डेवलप नहीं होते, दूसरी दफ़ा रिवीजन में और डेवलप होते हैं, तीसरी दफ़ा और डेवलप होते हैं, चौथी दफ़ा और पक्के हो जाते हैं। तो रिवीजन मस्ट है। हाँ, वो एक रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे होंगे, एक नहीं 2-3 रिवीजन हम यहाँ पे फरवरी में कर रहे होंगे और हम यहाँ पे भी रिवीजन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करेंगे, साथ साथ रिवीजन भी चाहिए। रिवीजन आखिरी महीने में सिर्फ नहीं चाहिए, रिवीजन आपको थ्रू आउट द सेशन भी चाहिए। आजकल के दौर में CA का कोई भी पेपर बगैर रिवीजन के पास नहीं होता। कुछ लोगों ने पास में ट्राई किया होगा, कुछ लोगों ने अगर टेस्ट लेना है तो ट्राई करके देख ले, पास हो जाए तो मुझे आके बता देना जो बगैर रिवीजन के हो गया। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, CA का कोई पेपर रिवीजन के बिना पास नहीं होगा। ये कुछ मसले हैं स्टूडेंट्स के फेल होने के जो आपने कोशिश करनी है अपने साथ अटैच नहीं होने देने। अब टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं ये पेपर पास करने की, इन मसलों को अवॉइड करना, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर कवर करना, रेगुलर बेसिस पे लेक्चर कवर करना, उसका काम डेली बेसिस पे साथ साथ करना। CA को देखो ना तो CA मुश्किल काम नहीं है, CA सिर्फ 1 साल की गेम है। लोग कहते हैं 5 साल का है CA, मैं कहता हूँ नहीं, 1 साल का है CA। और वो 1 साल कौन सा है, आपका कैफ का पहला 1 साल। PRC तो हो जाता है, क्या हो गया है, वो तो हर बच्चा कर जाता है। उसके ICAP के रिजल्ट ही 80-90% है, तो आपने करके तीर नहीं मारा। मेन तीर कब मारोगे, जब आप कैफ के 6 पर्चे 1 साल में पास करोगे। अगर 1 साल में आपने कैफ के 6 पर्चे पास कर लिए तो CA आपका हो जाएगा। अगर 1 साल में 6 पर्चे पास नहीं हुए तो CA नहीं होगा, यहाँ लटक जाएगा, बहुत लटक जाएगा। और ये 6 पर्चे पास करना इतना मुश्किल काम नहीं है, एक सेमेस्टर में 3 पर्चे पास करने हैं। कैसे 3 पर्चे पास करने हैं, उसके लिए कोशिश करनी है कि आपने अपना जो पढ़ने का टाइम टेबल है वो डेली डिज़ाइन करना है और जितना जल्दी हो सके आपने क्लासेस स्टार्ट करनी है। लेट क्लासेस नहीं, अर्ली क्लासेस ज्वाइन करनी है। सुबह 7 बजे कोई बैच मिलता है तो वो ज्वाइन करो। मैक्सिमम 12 बजे तक आपकी 3 क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। 12 से 1, 2 बजे तक चलो, 2 घंटे नमाज पढ़ो, खाना खाओ, ब्रेक लो, 2 बजे लाइब्रेरी में बैठ जाओ, शाम 6-7 बजे तक 3 सब्जेक्ट का होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। 7 बजे के बाद क्या करना है, मोबाइल पकड़ लो, याशी करो, करो दुनिया को तंग, 10 बजे तक तंग करो।
क्या ख्याल है? अगले दिन फिर इसी तरह सुबह 7 बजे क्लासेस स्टार्ट करो, 12 बजे तक क्लासेस ख़त्म, 2 बजे फिर लाइब्रेरी में बैठ जाओ, डेली का काम साथ साथ करो। साथ साथ क्या होगा, टेस्ट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होते चले जाएंगे। यूँ 3 पर्चे एक सेमेस्टर में मुश्किल काम ही नहीं है। ये 6 पर्चे अगर एक सेमेस्टर में आपने एक साल में पास कर लिए तो सीए हो जाएगा, वरना बड़ा लटक जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का सीए लटका हुआ, कभी उनसे पूछना क्या उन्होंने एक साल में 6 पर्चे पास किए हैं? नहीं। क्यों? स्टडी को प्रायोरिटी नहीं बनाया। एक साल में 6 पर्चे पास करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना है? अभी सेमेस्टर आज हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्या करना है, आज से अपना एक पेज उठा के उसके ऊपर अपना एक टाइम टेबल बनाना है, जिसके ऊपर आपने लिखना है कि सुबह मैंने कब उठना है, कौन सा लेक्चर मैंने किससे किस टाइम पे कवर करना है, और मैंने जो है वो लाइब्रेरी में या घर पे रूम में बैठ के कब मैंने उसका होमवर्क करना है। ये टाइम टेबल बनाना है। इस टाइम टेबल में जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है ना आपका, वो आपने मेंशन करना है अपना स्लीप टाइम, कि मैंने कब सोना है और कब उठना है। ये मैनेज हो गया, दुनिया की हर चीज़ आपसे मैनेज हो जाएगी। अगर ये आपका स्लीप टाइम मैनेज नहीं हुआ तो दुनिया की कोई चीज़ आपसे मैनेज नहीं होगी। आप एक बेकार फजूल इंसान बनोगे। बस ये चीज़ मैनेज करनी है कि मैंने कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है। ये मैनेज हो गया, सब कुछ मैनेज। और प्लीज़ कोशिश करनी है ये टाइम आपका सोने का वो रखना है आपने जब वाकई ही आप अपने हाथ से मोबाइल छोड़ सकते हो। हाँ, अगर उस टाइम पे आप अपना मोबाइल नहीं छोड़ सकते तो फिर आप सो नहीं सकते, और सो नहीं सकते तो इसलिए आप फिर पता नहीं कब सोओगे कब उठोगे। और जब यही रूटीन नहीं है तो फिर बाकी रूटीन तो गई भाड़ में, फिर सीए नहीं होगा, कुछ और कर लो यार। मीन सीए करने के लिए आपको मुहज़्ज़ब होना ज़रूरी है। मुहज़्ज़ब मीन आपकी कोई रूटीन होना ज़रूरी है, सोने उठने की रूटीन होना ज़रूरी है, खाने पीने की रूटीन होना ज़रूरी है, और पढ़ने की रूटीन बाद में बनेगी। और ये जो बेस्ट स्लीप टाइम है ना, मेरे ख्याल से रात को 10 बजे सो जाना चाहिए। आपकी अच्छी सेहत के लिए भी साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूवन है कि रात को सोना ज़रूरी है, और सुबह आपको 5 से 6 बजे जो है वो उठ जाना चाहिए। क्यों? ये जो सूरज की किरणें सुबह निकलती हैं ना, इनको फेस करना अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके माइंड को फ्रेश करती हैं। माइंड फ्रेश होगा सुबह सुबह तो पूरा दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, प्रोडक्टिविटी आपके दिन की ज़्यादा अच्छी होगी। तो कोशिश करनी है, आज हमने एक पेज उठाना है, उसके ऊपर अपना टाइम टेबल लिखना है, मैंने कब सोना है, कब उठना है, और मैंने कब कौन सी क्लास अटेंड करनी है, कब उस क्लास का होमवर्क करना है। तो प्लीज़ ये काम करना है, और ये काम कर लोगे तो बिलीव मी सीए कुछ भी नहीं है। क्या करना है आपने, यहाँ पे मार्च में पेपर दे दिए, उसके बाद 2 वीक आपके पास अय्याशी होती है। क्या ख्याल है? मीन 4-5 माह का सेमेस्टर है, 1 महीना आपको वैसे ही अय्याशी मिल जाती है। क्या 1 साल मुश्किल काम है? 1 साल में 6 पर्चे पास कर लो, पीछे जो भी हुआ सो हो गया, भाड़ में गया, अब से ऑनवर्ड इंसान बन जाओ। 6 पर्चे पास कर लो, उससे सीए हो जाएगा। क्यों? जब 6 हो जाएंगे तो बाकी 2 ऑटोमेटिकली आप कर जाओगे। और जब एक अटैम्प्ट लगती है फिर दिमाग में आता है वो खैर है, फिर अटैम्प्ट्स पे अटैम्प्ट लगती हैं, और सीए क्या ज़िंदगी तबाह कर बैठते हो आप अपनी। कुछ बातें हो गई। मेरा नाम ज़ियाउल हक, आपका कैफ 6 का ट्यूटर। 6 माह आपको मुझे झेलना पड़ेगा, मैं आपको झेलूँगा। ओबियसली साथ साथ चलेंगे तो पेपर हमारा पास हो जाएगा। कोशिश है मेरी कि आपका पेपर इसी अटैम्प्ट में पास हो जाए। प्लीज़ उस कोशिश में मेरा साथ देना है। ज़ियाउल हक, मैं एक छोटे से शहर में पाकिस्तान में पैदा हुआ, तो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो घर वालों ने एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एडमिशन करा दिया कि पढ़ लिख जाएगा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से क्लास 5 तक पढ़ा, फिर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद फिर मैंने आईकॉम किया। आईकॉम के बाद फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी हाले कॉलेज आ गया, वहाँ से मैंने बीकॉम किया। बीकॉम के दौरान मेरा एक माइंड सेट हो गया कि मैंने क्या करना है, एमबीए करना है। कहाँ से करना है? किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, या आईबीए कराची से करना है, या फिर आईबीए पंजाब यूनिवर्सिटी से करना है। लेकिन बीकॉम में मेरे मार्क्स कम थे, एमबीए का मेरिट नहीं बना। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों का मेडिकल का मेरिट नहीं बना, इंजीनियरिंग का मेरिट नहीं बना, तो भटकते हुए यहाँ पे आ गए। तो उस तरह से मेरा एमबीए का मेरिट नहीं बना, तो बीकॉम के बाद फिर मैंने मास्टर इन ई कॉमर्स स्टार्ट कर दिया। क्यों? तब आईटी की फील्ड बड़ी बूम पे थी, आज से 20 साल पहले। मास्टर इन ई कॉमर्स स्टार्ट किया तो
6 माह पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मैं गंद मार रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि मैं CA करता हूँ। CA करने का सोचा, एक बंदा मिल गया, उसने कहा क्या करने जा रहा है, मैंने कहा CA। उसने कहा बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, यही करना चाहिए तुझे, आगे फ्यूचर इसी का ही है, लेकिन तो इस तरह कर, पहले कर ACCA फिर कर CA। मैंने कहा वो क्यों? कहते ACCA एक तो UK की सर्टिफिकेशन है और उस वक्त ICAP ने रिलैक्सेशन दी हुई थी कि ACCA के बाद सिर्फ CA फाइनल के 2 पेपर देने हैं और CA भी हो जाएगा। मैंने कहा क्या बात है, ACCA स्टार्ट कर दिया कि उसके बाद CA फाइनल के 2 पेपर दे के CA करेंगे। मैंने ACCA के 2-3 पेपर पास किए तो ICAP का मूड बदल गया। उसने कहा नहीं भाई ACCA वालों, आपको 2 पेपर नहीं, आप 2 मॉड्यूल देना पड़ेंगे। मैंने कहा चलो खैर आप तो करना है। खैर ACCA स्टार्ट किया, 5 को पेपर ACCA के किए। शाम में क्लासेस होती थी, सारा दिन सोया रहता था। एक दिन एक दोस्त ने सुबह सुबह उठाया, कहता चला कहीं काम जाना है। मैंने कहा कहीं काम लेके जाना होगा इसने अपने साथ मुझे। वो मुझे एक स्कूल में ले गया, वहाँ पे एक प्रिंसिपल के आगे मुझे बिठा के कहता जी आपके पास पढ़ाएगा। प्रिंसिपल को कहता जी आपके पास पढ़ाएगा। मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा। उसने कहा हाँ सारा दिन सोया रहता है, यहाँ पे पढ़ा, पैसे कमा। खैर मैंने एक स्कूल से टीचिंग स्टार्ट कर दी, मैट्रिक का कंप्यूटर पढ़ाना शुरू कर दिया। उस स्कूल वालों की एक एकेडमी थी, स्टूडेंट कुछ मुझसे सेटिस्फाई हुए, उन्होंने कहा एकेडमी में पढ़ाएगा। मैंने कहा पैसे मिलेंगे तो क्यों नहीं, एकेडमी में पढ़ाना शुरू कर दिया। एकेडमी में ICOM BCOM को पढ़ाना शुरू कर दिया। स्कूल वालों ने कहीं OA लेवल स्टार्ट किया था, तब नए नए ये अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स OA लेवल में आए थे। उन्होंने कहा ये पढ़ा लेगा। मैंने कहा पैसे मिलेंगे क्यों नहीं, वो भी पढ़ाना शुरू कर दिया। और यूँ क्या हुआ, ACCA के 5 पेपर मेरे पास थे और 5 साल मैं सुबह 7 बजे से निकलता घर से, रात 11 बजे तक टीचिंग, पढ़ाई की बाढ़ में मैं टीचर बन गया। फिर 2007 में एक दोस्त जा रहा था UK स्टडी वीज़ा पे, तो उसने मुझे भी कहा चल यार बाहर चलते हैं, यहाँ क्या खज्जल ख्वाल होते रहेंगे, ये कोई ज़िंदगी है, बाहर चल, नोट दरख्तों पे लगे होते हैं वहाँ से उतार के लाते हैं। मैं कहा बात तो तेरी ठीक है। तो ACCA की बेस पर स्टडी वीज़ा अप्लाई किया 2007 में, और 2008 में मैं लंदन फ्लाई कर गया। लंदन चला गया, वहाँ पे जाके ACCA कंप्लीट किया। ड्यूरिंग ACCA एक अच्छा रेफरेंस मिला, वर्ल्ड टॉप ऑडिट फर्म डेलॉयट UK से 7 आर्टिकल भी कर लिए। ACCA करने के बाद वहाँ की एक यूनिवर्सिटी ने हमें जो है वो ऑफ़र की कि अगर आप 6 माह का एक सेमेस्टर हमारे पास पढ़ोगे तो आपको MBA की डिग्री मिल सकती है। तो मैंने सोचा हाँ वो IBA से MBA, चलो नहीं तो यहाँ से UK की यूनिवर्सिटी से MBA करते हैं, तो 6 माह का एक सेमेस्टर पढ़ के MBA कर लिया। फिर दुनिया की जो टॉप अकाउंटेंसी बॉडी है ICAEW, उसकी तरफ से एक ऑफ़र है कि अगर आपने ACCA किया हुआ है तो उसके बाद आपने उसके फाइनल के 2 पेपर देने हैं, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए UK की बॉडी के। वो 2 पेपर दे के ICAEW चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। उसके बाद 2011 में पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से यहीं पे रह गया। तब से टीचिंग स्टार्ट कर दी और तब से CA ACCA की टीचिंग ही चल रही है। जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें मेनली ऑडिट है और बिज़नेस मैनेजमेंट है, जो मैं ACCA और CA को काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ। अभी करंटली जो सब्जेक्ट मैं CA के पढ़ा रहा हूँ उसमें एक PRC 5 है और उसके बाद CAF 6 है, CAF 8 ऑडिट का पेपर है, CFAP 3 है, CFAP 6 है और MSA 2 है। मीन ये करंटली मैं CA के सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। हाँ पास में मैंने CAF 1 मीन FR 1 भी पढ़ाया है एक दफ़ा, CAF 4 मीन लॉ भी एक दफ़ा पढ़ाया है, लेकिन अभी करंटली मैं मेनली ये सब्जेक्ट को लेके चल रहा हूँ। और अभी आपका मेरे साथ CAF 6 में साथ रहेगा। आने वाले 6 माह आपको मुझे झेलना पड़ेगा, और इसी झेलोगे तो फ़ायदा हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा। क्या ख्याल है जी? ये कुछ हमने बातें कर ली। ड्यूरिंग सेशन आप मुझसे कैसे कम्युनिकेट करोगे, तुम्हारा एक WhatsApp ग्रुप बन जाएगा जिसके अंदर मैं भी होऊंगा, सारे क्लास के स्टूडेंट्स भी होंगे। वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका हो आप मुझसे पूछ सकते हो, लिख के पूछ सकते हो, वॉइस नोट के थ्रू पूछ सकते हो। शर्म आती है उसमें, मुझे आप पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, इवन कॉल करके भी पूछ सकते हो। और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो साथ है आने वाले 6 माह अच्छा चलेगा। बुक हमारी अपनी बुक है,
जब अवेलेबल होगी मैं आपको बता दूंगा, आप वहाँ से ले लोगे। और ये सेशन हमारा स्प्रिंग 24 के लिए है। सो होपफुली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कोई ना कोई नया और सिलेबस को आगे लेके चलेंगे।